नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, सिर्फ 3 दिन में मामले 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गए। शुरुआती 10,000 केस 75 दिनों में सामने आए थे। आपको बता दें, देश में बुधवार कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेजी रही है। रविवार 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 6 मई को बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो गए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो देखें, 0 से 10,000 मामले 75 दिनों में सामने आए हैं। तो पहले मामले में पुष्टि केरल में 30 जनवरी को हुई थी। 13 अप्रैल को यानी 75 दिन के संक्रमितों की संख्या 10,000 पहुंच गई थी। तो बता दें आपको, केंद्र सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के चलते संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका गया, लेकिन आंकड़े इसके उलट है। देश में 24 मार्च तक संक्रमितों की संख्या 571 थी। 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया। इसी बीच संक्रमण के सबसे ज्यादा 39,000 केस सामने आए हैं। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, नायकू आतंकवादी के जनाजे में गन सैल्यूट देता था। पिता को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों के 12 रिश्तेदार को बंधक बना लिया था। तो आपको बता दें, आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू 35 को बुधवार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। नायकू मैथ्स टीचर था, जो घाटी का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था। सुरक्षा बलों ने उससे तब मार गिराया जब वह अपनी बीमार मां से मिलने पुलवामा के गांव बेगपुरा आया था। इस एनकाउंटर के बाद घाटी में पत्थरबाजी हुई। एहतियात मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। रियाज नायकू 2016 में तब चर्चा में आया जब वह एक आतंकवादी के जनाजे में AK-47 से गन सैल्यूट देता नजर आया। यही वह साल था जब सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड बुरहान वानी को ढेर किया था। तो बता दें आपको कि 2 साल यानी 2018 से नायकू मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। उसके ऊपर 12 लाख का इनाम रखा गया था। 2018 में उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया था। इसी साल नायकू के पिता उज्जुल्ला नायकू को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके कुछ ही घंटों के भीतर रियाजू नायकू ने पुलिस वालों के 12 परिजनों को बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ने रियाज नायकू के पिता को रिहा कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों के रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया गया था। रियाज नायकू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी था। वह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी की A++ कैटेगरी में रखा गया था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। वह कई पुलिस कर्मियों की किडनैपिंग और उनके मर्डर में शामिल था। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी गाइडलाइंस के साथ शुरू हो सकता है। लोगों की सुरक्षा निश्चित करनी होगी। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस और कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गाइडलाइंस के साथ जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी गाइडलाइन तैयार कर रही है जिसके आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जा सके। इस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए उठाए गए कदमों का किसी तरह से उल्लंघन न हो। तो आपको बता दें कि गडकरी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे खोलने के लिए पब्लिक के बीच भरोसे को स्थापित करना होगा। हमें सावधानी बरतनी होगी कि किसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सुरक्षा के सभी विकल्प सुनिश्चित करने होंगे, जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क आदि का उपयोग करना जरूरी होगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें, राज्य सरकार ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन रद्द करने को कहा। सीएम से बोले बिल्डर्स, मजदूर लौट गए तो यहाँ काम करने वालों की कमी हो जाएगी। तो आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु से चलाई वाली विशेष श्रमिक ट्रेनें रद्द कर दी है। इनसे मजदूर अपने अपने राज्य को लौटने वाले थे। ट्रेन रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और बिल्डर्स की बैठक मंगलवार को हुई थी। तो बता दें, इसमें बिल्डरों ने मुख्यमंत्री से मजदूरों को उनके राज्य जाने से रोकने की मांग की थी। बिल्डर के मुताबिक अगर मजदूर लौट जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में दिक्कत होगी। इसके बाद सरकार ने रेलवे की विशेष ट्रेन चलाने के लिए रेलवे से किया अनुरोध वापस ले लिया। आपको बता दें, राज्य सरकार ने लॉकडाउन की शर्तों के राहत दी है। भवन निर्माण समेत कुछ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। मजदूरों की कमी होने से इन उद्योगों से जुड़े काम प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारी से कहा कि वे मजदूर को राज्य छोड़कर नहीं जाने के लिए समझाएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई, लेकिन टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी।
तो आपको बता दें सरकार ने मंगलवार को देर रात पेट्रोलियम पदार्थ को लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को वृद्धि कर दी है। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 10 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 13 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इस स्थिति में ऐसे समय में है जब क्रूड की कीमतें ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर हैं। इस बढ़त से सरकार ने खजाने के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का अधिक रेवेन्यू आएगा। तो आपको बता दें ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वृद्धि से रिटेल बिक्री यानी जनता पर कोई असर नहीं होगा। आंकड़ों की बात करें तो बढ़ोतरी से जनता को पेट्रोल डीजल के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, लेकिन सारा खेल पेट्रोल डीजल के प्राइस बिल्ड अप में छिपा हुआ है। 1 मार्च को पेट्रोल के प्राइस बिल्डअप में टैक्स की हिस्सेदारी करीब 97% थी, जो अब बढ़कर 226% हो गई। इसका मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही कीमतों का फायदा सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर अपने पास रख लिया है। इस बात को 1 मार्च 2020 से उपलब्ध आंकड़ों में है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें एथिकल हैकर ने 9 करोड़ यूजर की प्राइवेसी का खतरा बताया। तो आपको बता दें आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की है। आरोग्य सेतु टीम ने कहा है कि किसी यूजर की निजी जानकारी लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर यानी साइबर एक्सपर्ट एलियल एस्टर ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था। सरकार ने कहा कि हम हैकर से बात कर चुके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें एथिकल हैकर ने क्या कहा। तो आपको बता दें उसने ट्विटर के जरिए आरोग्य सेतु टीम से कहा था कि आपके ऐप में सिक्योरिटी का इशू है, 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी का खतरा है, क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। हैकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सही थे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप में डेटा की सुरक्षा का सवाल उठाया था। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें मोदी ने वैक्सीन डेवलपमेंट की समीक्षा की। देश में 30 वैक्सीन का काम अलग अलग स्टेज पर पेड़ों को अर्क से दवा बनाने की संभावना की तलाश कर रहे हैं। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिशों की समीक्षा की। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग पर बनी इस टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार शाम को हुई। बैठक के बाद बताया गया कि देश में कोरोना के 30 वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम अलग अलग स्टेज पर है। इनमें से कुछ ट्रायल भी शुरू होने वाला है। तो आपको बता दें कोरोना वायरस बनाने के 3 काम किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें पहला जो दवाएं मौजूद हैं उनके इस्तेमाल की संभावना खोजी जा रही है। इस कैटेगरी में 4 दवाएं की जांच की जा रही है। तो दूसरा ये है कि नई दवाएं और मॉलिक्यूल तैयार किया जा रहा है। तो तीसरा ये कि पेड़ों के अर्क और उत्पादों में एंटीवायरल की संभावना तलाशी जा रही है। तो आपको बता दें मोदी जी की इस बात से संतुष्ट थे कि एकेडमिक से जुड़े लोगों, इंडस्ट्री और सरकार की कोशिशों से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तेजी और तालमेल रूटीन काम में भी होना चाहिए। संकट में क्या संभव हो सकता है, यह सोच हमारे वैज्ञानिकों के नियमित काम का हिस्सा होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें सोनिया गांधी ने पूछा मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का आधार बताइए, 17 मई के बाद क्या होगा। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। मीटिंग के कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद की स्ट्रेटेजी पर चर्चा हुई। सोनिया ने सवाल किया कि केंद्र सरकार किस आधार पर तय करे कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए। सोनिया ने पूछा कि 17 मई के लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हो जाएगा। तो बता दें कि बैठक में मौजूद पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्ट्रेटेजी में बुजुर्गों, डायबिटीज और दिल के मरीज सुरक्षित का खास ध्यान रखना की जरूरत है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया का सवाल दोहराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी लॉकडाउन खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में उन्हें केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए कि देश को लॉकडाउन से निकलने की क्या स्ट्रेटेजी है। तो आपको बता दें चर्चा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर लॉकडाउन से निकलने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन चिंता इस बात की दिल्ली में बैठ लोग हकीकत जाने बिना कोरोना के जोन तक तय कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें नहीं बढ़ेगी आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी की दाखिला फीस। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने वेबिनार में दिया जवाब। तो आपको बता दें नए सेशन के दाखिला होने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत दे दी गई है। शैक्षणिक सत्र मतलब 2020 और 21 में आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल
निशंक ने वेबिनार के दौरान एक सवाल में जवाब दिया। तो आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने वेबिनार के दौरान देश भर के स्टूडेंट से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। 1 घंटे तक चली इस बातचीत में उन्होंने स्कूल परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं, शैक्षणिक कैलेंडर, ऑनलाइन शिक्षा फीस, स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी फेलोशिप से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। तो आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्टूडेंट्स से लेक्चर अटेंड करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां पर उपलब्ध भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित और जीव विज्ञान से जुड़े लेक्चर देखकर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, शिवराज ने रीलॉन्च की संबल योजना। बोले, लोगों की जिंदगी का सहारा बनने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना को रीलॉन्च कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च करते हुए योजना गरीबों को और उनके जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक फायदा पहुंचाती। सीएम चौहान ने कहा है कि जब हम महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में लोगों की जिंदगी का सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, संबल योजना के तहत प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा में अधिकतम लाने वाले 5,000 छात्रों को 30,000 रुपये का पुरस्कार देगी। सरकार ने सुपर 5000 नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जो संबल परिवार के बच्चों की मदद करेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन कल्याण संबल योजना के तहत मंगलवार को लिया गया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने योजना पर रोक लगाती थी। यह योजना कम आय वाले परिजनों के मदद करने के लिए शुरू की गई थी। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो ये खबर है आप लोगों के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बाहर फंसे 1,50,000 श्रमिकों के खाते में सरकार ने मंगलवार को 10 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर कर दिए। प्रत्येक मजदूर के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए हैं। इसके पहले भी 700 से ज्यादा श्रमिकों के खाते में भेजे गए 1,000 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।